हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपकी अपनी कृष्णा क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट के सारे क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट टू 9 चैप्टर तक डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक और ये सेशन इसलिए हम लेकर के आए हैं ताकि एक ही बार में बोर्ड एग्जाम के लिए आपके सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए और आपकी नजरों में आ जाए। तो शुरू करने से पहले हम सभी लोग हर एक चीज के लिए जो हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है उसके लिए थैंक्स फॉर जी फॉर दिस क्लास आल्सो। So let's of the chapter a letter to God। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, लेंचो सेंट अ लेटर टू whom and what did he ask। लेंचो ने किसको पत्र लिखा और उसने पत्र में किस चीज की मांग करी। आंसर, when Lencho's early harvest was entirely wiped out by hailstorms and severe rains and nobody could be found to offer assistance। तो जैसे कि हम लोग चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि जब उसकी पूरी की पूरी क्रॉप जो है खराब हो गई थी हेल स्टॉर्म से, तब उसके पास कोई भी मदद करने वाला व्यक्ति नहीं था। तो लेंचो पेंड अ लेटर टू गॉड। अब यहाँ पे पेंड का मतलब यहाँ पे पेन एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यानी रोट अ लेटर टू गॉड एट दैट मोमेंट। उस समय उसने भगवान को एक पत्र लिखा। इन ऑर्डर टू रेज हिज फील्ड फॉर द फॉलोइंग क्रॉप ही ड्राफ्टेड द लेटर आस्किंग हिम टू गिव 100 पीसोस, ताकि वो आगे की आने वाली जो उसकी फसल है उसको दोबारा से तैयार कर पाए, अपनी फैमिली को अच्छे से सर्वाइव करवा पाए पूरे के पूरे साल, और इसलिए भगवान से उसने 100 पीसोस की मांग करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचोस जॉय टर्न टू इंटेंस वरी। जो उसकी बहुत खुशी थी जिस समय रेन ड्रॉप्स गिरना शुरू हुए, उस समय तो वो बहुत ही खुश था, लेकिन उसके बाद में उसकी जो खुशी थी वो चिंता में बदल गई। क्यों। रेन अराइव्ड रेन अराइव्ड एज लेंचो हैड एंटिसिपेटेड। जैसा एंटिसिपेटेड का मतलब जैसा उसने गेस किया था, जैसे उसने उम्मीद करी थी, वैसे ही बारिश आ भी गई। इट अराइव्ड इन लार्ज ड्रॉप्स एट मील टाइम। मील टाइम का मतलब, मील मतलब खाने के समय बारिश आ गई उसकी बहुत ज्यादा तेजी से। द रेन नेचुरली मेड हिम हैप्पी। और जब बारिश होना शुरू हुई तो उसको खुशी भी हुई। ही कुड नाउ एक्सपेक्ट अ बेटर क्रॉप। अब उसको लग रहा था कि उसकी जो फसल है वो और अच्छी हो जाएगी। His joy nevertheless didn't last long। इसका मतलब यह है कि उसकी जो खुशी थी वो ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अब अ पावरफुल विंड स्टार्टेड टू ब्लो आउट ऑफ नाउवेयर। कहीं से बहुत तेजी के साथ हवा चलना शुरू हो गई अचानक। लार्ज हेल स्टोन्स फॉर्म्ड फ्रॉम द डाउनपोर। और जो हेल स्टोन्स थे, ओले थे, वो बरसना चालू हो गए। डाउनपोर मतलब बरसना चालू हो गए। एवरीथिंग वाज इंटायरली demolished for an hour by a strong ball of large hail, including leaves, trees and standing crops। सब कुछ खत्म कर दिया, चाहे उसमें पेड़ हो, पत्तियां हो और पूरी की पूरी फसल। Naturally, such a severe loss caused Lencho to feel quite anxious। और बेचैन कर दिया इस चीज ने, जो उसको बर्बादी हुई उसकी फसल की, उसने उसको बेचैन कर दिया, उसको परेशान कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि इसके क्वेश्चन आंसर्स है। ये भी चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको जाकर के देख सकते हैं। बाकी आगे चल करके हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेनेशन लेकर के आएंगे। व्हाट डज नेल्सन मंडेलास लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सेंट्रल थीम इंटेल। इसकी सेंट्रल थीम क्या है, इस चैप्टर में क्या मेनली कहा गया है। द स्टोरी emphasizes on the idea of achieving freedom after a protracted battle made possible by everyone's courage in making such great sacrifices for the nation's equality and peace, much like India's own freedom movement। तो हम जानते हैं कि इसमें जो हमारी जिस बात पे इंफेसाइज किया गया है, जोर दिया गया है जिस विचार के ऊपर, अचीविंग फ्रीडम आफ्टर अ प्रोटेक्टेड बैटल। बहुत जो क्या बोलते हैं आंदोलन हुए, क्रांति हुई, उसके जो बहुत बड़ा एक बैटल चला, उसके बाद जो उनको फ्रीडम मिली, उसके ऊपर ये जोर देता है। मेड पॉसिबल बाय एवरीवनस करेज इन मेकिंग सच ग्रेट सैक्रिफाइसेस। बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किए, बहुत सारे लोगों ने त्याग किए, तब जाकर के ये पॉसिबल हो पाया, बहुत लोगों की करेज से, हिम्मत से। फॉर द नेशंस इक्वालिटी एंड पीस, ताकि देश के अंदर शांति हो और लोगों को बराबर का अधिकार मिल सके। लाइक इंडियाज ओन फ्रीडम मूवमेंट, जिस तरीके से इंडिया के अंदर स्वतंत्रता का आंदोलन चला। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। द स्टोरी ऑल्सो डिपिक्ट्स मतलब एक्सप्लेन करती है द सेलिब्रेशन दैट ऑक्योर्स व्हेन अ नेशन अचीव्स इंडिपेंडेंस। और इस स्टोरी के अंदर वो सेलिब्रेशन को भी बताया जाता है जब उनका देश आजाद हो गया, जब उनका देश स्वतंत्र हो गया, लाइक इंडिया। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का क्वेश्चन है। बर्ड्स नेचुरली एंगेज इन फ्लाइट, व्हाई वाज द लिटिल सीगल एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इफ दैट इज द केस। अब देखिए, बर्ड्स नेचुरली क्या होती है, उड़ने के लिए सक्षम होती हैं, लेकिन जो छोटी सी सीगल थी उसके साथ में ऐसा नहीं था। उसके साथ अलग ही केस था। वो क्या था, द सीगल लैक्ड द ब्रेवरी। अब लैक मतलब कमी, उसके अंदर ब्रेवरी की, बहादुरी की कमी थी, टू टेक टू द एयर, कि वो उड़ सके। उड़ तो सकती थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी।
सो ही यूज्ड टू गिव रीजंस व्हाई ही कुडंट फ्लाई, इसलिए वो बार बार जो है बहाने दे रही थी। ही वॉज सर्टेन दैट हिज विंग्स कुडंट होल्ड हिम अप, उसको लग रहा था कि उसके जो पर हैं, पंख हैं, उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। ही वॉज अनेबल टू गेट द ब्रेवरी टू स्प्रेड हिज विंग्स और टेक द रिस्क, और वो अपने मतलब इस बात की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अपने पंख खोल ले और उड़ सके, और या इस बात का जो है रिस्क ले सके। उसके बाद है द पायलट विश टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू, इसमें दो कहानियां हैं, तो एक तो सीगल वाली है और एक पायलट वाली है। द पायलट विश टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड टू एन अदर पायलट फॉर अ सेफ लैंडिंग, व्हाई व्हाट ट्रेट्स डू हिज एक्शंस रिवील्ड अबाउट हिम। तो अब वो तूफान में जब फंस जाता है तो एक दूसरा प्लेन आता है, उसका पायलट उसकी हेल्प करता है और ये उसको थैंक यू कहना चाहता है। बट पूरी कहानी जब आप देखते हैं तो मजा ही आ जाता है, इसके अंदर काफी सस्पेंस है इस कहानी में। द ओल्ड डकोटास पायलट गॉट स्टक इन द स्टॉर्म, ये प्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा, वो स्टॉर्म में तूफान में फंस जाता है। ही लॉस्ट कम्युनिकेशन विद द कंट्रोल सेंटर, आल्सो एम्प्टी वाज हिज फ्यूल टैंक, कंट्रोल सेंटर से उसका कम्युनिकेशन भी बंद हो जाता है और उसका आउट ऑफ फ्यूल भी जा रहा होता है, खत्म हो रहा होता है। फर्दर मोर द टूल स्टॉप फंक्शनिंग, और जो टूल होते हैं कंपस वगैरह वो भी उसमें काम करना बंद कर देते हैं। व्हेन अ मिस्टीरियस ब्लैक प्लेन इमर्ज आउट ऑफ नाउ वेयर, कहीं से वो एक ब्लैक प्लेन आ जाता है। ही हैड गिवन अप ऑल होप, जो कि उसे पूरी की पूरी उम्मीद देता है। ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द ब्लैक प्लेन्स पायलट, जो ब्लैक प्लेन का पायलट था उससे उसको इशारा मिलता है कि भाई वो उसको फॉलो करे। द लैंडिंग वेंट वेल, ताकि उसको जो है अच्छे से पार हो जाए स्टॉर्म से। ही वांटेड टू थैंक द पायलट, और फिर वो निकल भी गया और अच्छे से उसने लैंड भी कर लिया। फिर वो उस पायलट को थैंक करना चाहता है फॉर गेटिंग हिम टू हिज सेफ लैंडिंग के लिए। बट क्या होता है, ही लर्न दैट देयर वाज नो पायलट और प्लेन विद हिम, बाद में उसको पता चलता है कि वहां पर ना कोई ऐसा प्लेन था ना कोई ऐसा पायलट था। व्हेन ही आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल रूम अबाउट द पायलट, जब वो उस कंट्रोल रूम में एक औरत से उस पायलट के बारे में पूछता है तो उसको पता चलता है ना कोई ऐसा प्लेन था और ना ही कोई ऐसा पायलट। इट वाज ऑल ही सेड, he wanted to express his appreciation to the pilot, he acknowledged his gratitude for saving his life। और वुमन को लगता है कि ये उसकी मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन सच में जो डकोटास का पायलट था वो उसे थैंक यू कहना चाहता था कि उसने उसकी लाइफ बचाई और उसको सेफ लैंडिंग कराई। चैप्टर नंबर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक ने डायरी लिखी। हम लोग जानते हैं कि वो एक इंट्रोवर्ट बट इंटेलिजेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द फर्स्ट एसे एनी राइट्स। इन हर एसे एनी सेज दैट व्हाइल शी विल मेक एन एफर्ट, इसका आंसर है अपने पहले एसे में एनी ने कहा कि जब वो अपना पहला एसे लिख रही होगी, मेक एन एफर्ट टू लिमिट हर बिटवीन लेक्चर टॉकिंग, इट विल बी चैलेंजिंग टू गेट रीड ऑफ, मतलब ये छुटकारा पाने से, गेट रीड मतलब होता है ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शी गॉट फ्रॉम हर मदर। उसके लिए ये चैलेंजिंग होगा कि वो अपनी माँ से जो उसको कैरेक्टरिस्टिक मिला हुआ है, जो उसको गुण मिले हुए उनसे छुटकारा पाना, या जो आदतें मिली हैं उनसे छुटकारा पाना उसके लिए मुश्किल होगा। एडिशनली इफ नॉट मोर सो देन शी डज हर मदर टॉक्स अलॉट, शी आल्सो emphasized द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग एज अ स्किल फॉर अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। फिर वो ये भी आगे बताती है कि चूंकि उसकी माँ जो है वो काफी ज्यादा बात करने वाली है, मोर टॉकेटिव है। सो और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनने के लिए मोर टॉकेटिव होना भी जरूरी है, यानी अगर कोई आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको मोर टॉकेटिव होना चाहिए। तो उसने इसी बात पर अपना ऐसे लिखा कि भाई आपको ऐसा बनना पड़ेगा। एनी क्लेम्स दैट एजुकेटर्स आर द मोस्ट इरेटिक, इज मिस्टर कीजिंग इरेटिक हाउ। तो एनी पूछ रही है, कह रही है, ये इस बात को कहती है कि जितने भी एजुकेटर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इरेटिक होते हैं। इट मींस उनको समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। यू कैंट गेस देम कि नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होने वाला है, व्हाट आर दे गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट। यस मिस्टर की सिंह, उनके एक टीचर है, इज एन इरेटिक इंडिविजुअल, वो भी अपने आप में नॉन गेसेबल व्यक्ति हैं। ही गेट्स अपसेट विद एनी फॉर टॉकिंग टू मच इन क्लास एंड पनिशेस हर बाय असाइनिंग हर एक्स्ट्रा वर्क, बट लेटर ही डिस्कवर्स दैट हर essays आर क्लेवर and entertaining. He changes as a result and starts to consider her points of view. He starts telling jokes in class as well after developing a sense of humor. This shift in Mr. Keesing's personality demonstrates his unpredictability. So यहाँ पर ये जो आप कह रहे हैं इरेटिक, सो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो अभी क्या होता है कि इस पे ये बात बताई गई कि कैसे वो है, हाँ है। ही गेट्स अपसेट विद एनी फॉर टॉकिंग, जब एनी बहुत ज्यादा बात करती है तो वो उनसे नाराज हो जाते हैं और उसको
पनिशमेंट भी देते हैं बाय असाइनिंग हर एक्स्ट्रा वर्क, ज्यादा होमवर्क दे देते हैं कि बेटा आप तुमको पनिशमेंट के रूप में ज्यादा होमवर्क मिलेगा। बट लेटर ही डिस्कवर्स दैट हर एसेज आर क्लेवरर एंड एंटरटेनिंग, और बाद में उनको पता चलता है कि जो वो ऐसे लिखती है वो काफी चतुराई पूर्वक है और एंटरटेनिंग भी है। ही चेंजेस एज अ रिजल्ट एंड स्टार्ट्स टू कंसीडर हर पॉइंट्स ऑफ व्यू, और फिर उसके बाद वो अपने अंदर बदलाव ले आते हैं एनी के लिए। और ही स्टार्ट्स टेलिंग जोक्स इन क्लास एज वेल आफ्टर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसके अंदर काफी ह्यूमर होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड आप कह सकते हो ह्यूमर को। तेज दिमाग वाले व्यक्ति जो होते हैं वो जोक्स भी सुनाते हैं क्लास के अंदर। दिस शिफ्ट इन मिस्टर कीसिंग्स पर्सनालिटी डेमोन्स्ट्रेट्स हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबल उनको बनाता है ये। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? क्वेश्चन आंसर्स ऑन ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स मतलब होता है एक झलक, और क्या झलक है? डिस्क्राइब द कुर्ग पीपल्स लाइकली एंसेस्टरी। अब पुराने टाइम के लोग कैसे दिखते थे कुर्ग के, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। द कुर्ग पीपल दियर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस डाइवर्ज significantly from mainstream Hinduism. Based on one report, as their return became impractical, a portion of Alexander's army that was traveling along the coast settled here are therefore thought to have Greek roots. The Kurgi clothing is a long embroidered black coat that is similar to the kufiya worn by Arabs. Consequently, some believe they are of Arabic descent. ओके, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कुर्ग लोग कहाँ के हैं, उनके एंसेस्टर्स मतलब उनके फोर फादर्स कहाँ के रहे हैं, उसके बारे में बताइए। तो कुर्ग के पीपल जो है, जो कुर्ग है वो एक हिल स्टेशन है जो कि मैंगलोर और मैसूर के बीच में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां पर ये है, तो ये बताते हैं कि द कुर्ग पीपल दियर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस डाइवर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म। हिंदुइज्म से बिल्कुल अलग है, जो हिंदुइज्म की मेन स्ट्रीम है उससे ये लोग अलग है। बेस्ड ऑन वन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के आधार पर ऐसा माना गया। एज देयर रिटर्न बिकेम इम्पार्शियल, अ पोर्शन ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी दैट वाज ट्रेवलिंग अलोंग द कोस्ट सेटल्ड हियर। ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत सारे जो अलेक्जेंडर यानी कि अलेक्जेंडर्स आर्मी कि लोग जो थे वहीं पर जब यात्रा करने आए थे तो वो यहीं पर सेटल हो गए थे। अलोंग द कोस्ट सेटल्ड हियर आर देयर फॉर थॉट टू हैव ग्रीक रूट्स, और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो जड़ें हैं वो ग्रीक से हैं। द कुर्गी क्लोथिंग इज अ लॉन्ग एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक कोट, ये लोग लंबे कोट पहनते हैं। दैट इज सिमिलर टू द कुफिया वर्न बाय अरब्स, अरब के लोग जिस तरीके से पहनते हैं। कॉन्जिक्यूटिवली सम बिलीव दैट दे आर ऑफ अरेबिक डिसेंट, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो अरब से भी हैं। तो कुछ का मानना है कि वो ग्रीक से है और कुछ का मानना है कि वो अरब से हैं। उसके बाद है विच टी रिलेटेड चाइनीज लीजेंड डिड राजवीर नरेट। विच टी रिलेटेड चाइनीज लीजेंड डिड राजवीर नरेट। राजवीर ने किस चाय से संबंधित व्यक्ति जो चाइनीज लीजेंड है उसके बारे में बताया। अ चाइनीज प्रोवर्ब रिफर्स टू टी। इट वाज रूमर्ड दैट चाइना हैड एन एम्परर, ही consistently drank boiled water. A few leaves from the burning twigs accidentally fell into the saucepan when the water was boiling. The water was boiled and it had a wonderful flavor. Tea leaves indeed. तो ऐसा माना जाता है कि चाइना का एक एम्परर था, सम्राट था, जो कि गर्म पानी उबाल करके पिया करता था। एक दिन उसके उस बॉयल में वाटर बॉइलिंग पॉट में तो कुछ पत्तियां आकर के गिर जाती हैं, जिससे पानी का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, और ये माना गया कि ये चाय की पत्तियां वहीं से इजाद हो जाती हैं। क्वेश्चन आंसर्स ऑन मिजबिल द ऑटर। इस हिंदी में इसको ऊद बिलाव कहते हैं। जितना बड़ा ये दिख रहा है उतना बड़ा होता नहीं है, चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है देखने में, बट बहुत ही इंटरटेनिंग पेट है, और इस चैप्टर में इसका नाम मिजबिल है। When did the idea for an otter first occur to the author? पहली बार ऑटर के लिए उसके मन में जो आइडिया आया वो कब आया? The author was unwilling to maintain another dog as a pet. मतलब एक डॉग उसने पाला था मैक्सवेल ने, और वो डॉग जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद वो बहुत ही सैड हुआ, और उसने सोचा कि अब आगे से वो कभी भी कोई पेट नहीं पालेगा। बट अब उसके मन में इस ऑटर के लिए, उस ब्लाउ के लिए फिर से एक आइडिया आया। कैसे? बिकॉज हिज प्रीवियस डॉग हैड पास्ड अवे, ही देन कंसिडर्ड परचेजिंग एन ऑटर एंड डिसाइडेड दैट Kampharma, which is surrounded by water, would be an ideal location to keep one. तो कंफार्मा से उसने लिया, उसको डिसाइडेड कंफार्मा विच इज सराउंडेड बाय वाटर, जो कि वाटर से घिरा हुआ था, वुड बी एन आइडियल लोकेशन टू कीप वन, और इस ऑटर को रखने के लिए सबसे सुइटेबल जगह मानी जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑटर मिजबिल्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स। कैसा ये दिखता था? द मॉन्स्टर दैट केम आउट ऑफ द सैक वाज डिस्टिंक्ट। अब इसको मॉन्स्टर बोला गया है, जैसे ही वो बाहर आया तो एकदम डिस्टिंक्ट दिख रहा था, एकदम अलग। ही रिजेंबल्ड अ लिटिल पिक्सिशियस ड्रैगन। रिजेंबल मतलब उसकी तरह,
एक ड्रैगन की तरह दिख रहा था फ्रॉम द मिडिल एजेस, जब मध्यकाल था। इट हैड शार्प स्केल्स कवरिंग इट्स एंटायर बॉडी, और अ सिल्की वेलवेट फर वाज सीन बिटवीन देम। इट रिजेंबल्ड अ मोल ऑफ चॉकलेट ब्राउन। तो एकदम इजी है, बहुत ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स ऑन मैडम राइट्स द बस। बस भी बनी हुई है यहाँ पे। प्रोवाइड स्टेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट इलस्ट्रेट वल्लीज ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। वल्ली जो है 8-9 साल की जो एक बच्ची है, और उसके ऊपर ये सो वल्ली एक छोटी सी लड़की है जो कि एक उसका ड्रीम रहता है कि वो बस से जो है राइड करेगी, ट्रेवल करेगी। तो वल्ली वॉज एन ऑर्गेनाइज प्लानर, बिल्कुल प्लान करती है कैसे उसको ये ट्रेवलिंग करनी है। सी डिस्क्रिटली आस्क्ड क्वेश्चंस व्हाइल क्लोजली लिसनिंग टू द टॉक्स बिटवीन हर नेबर्स एंड रेगुलर बस राइडर्स। सी ऑर्गेनाइज्ड द बस ट्रिप आफ्टर गैदरिंग मेनी माइनर डिटेल्स। अब उन लोगों को सुनती है कि बस में जब वो जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो प्लान बहुत बढ़िया करती है। वाई इज वल्ली एड्रेस्ड एज मैडम बाय द कंडक्टर। अब छोटी सी बच्ची है लेकिन उसको जो कंडक्टर है वो मैडम बुलाता है। क्यों बुलाता है? बिकॉज सी इज वेरी क्लेवर, सी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो सी वॉज एक्टिंग लाइक अ मेच्योर वीमन वुमन। दैट्स वाई जो है कंडक्टर जो है उसको मैडम बुलाता है। द ड्राइवर वॉज अ विटी जॉयफुल मैन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। बहुत उसको अनुभव था दुनिया का, बहुत ही खुशमिजाज था। द यंग गर्ल्स harmless actions are judged by him. Though Valla was only 8 years old, वल्ली जो थी केवल 8 साल की थी, he addresses her as madam because he finds her too fun to be around and doesn't want to upset her. और उसको अपसेट नहीं करना चाहता था, और वो एक मेच्योर लेडी की तरह भी बिहेव कर रही थी। उसके बाद है सरमन एट बनारस। सरमन एट बनारस की कहानी बहुत अच्छी है। ये चैप्टर किसी दिन मैं आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ बुद्धास लाइफ बिफोर ही अटेंड इनलाइटमेंट। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उससे पहले बुद्धा का जीवन क्या था? आप सभी को पता है कि वो एक राजकुमार थे, और उनकी जिंदगी में बहुत ही ऐशो आराम था। जब उनका जन्म हुआ था तभी उनके पिताजी को, राजा महाराजा को, जो प्रेडिक्टर्स थे, संत महात्मा, उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये बैराग ही ले लेंगे। इसलिए उनको दुनिया के जितने भी दुख थे, समस्याएं थी, परेशानियां थे, उससे अलग रखा गया था। बुद्धा वंस एंजॉयड अ लाइफ ऑफ लग्जरी एज अ प्रिंस। ही बिकेम डिप्रेस्ड एंड सॉरोफुल व्हेन ही केम अक्रॉस पेन एंड लॉस। अब पेन एंड लॉस कैसे आया? बीमार व्यक्ति को देख लिया, मौत को देख लिया, लोगों को ले जाते हुए देख लिया, रोते हुए देख लिया। उसके बाद इनको वो अपसेट हो गया। ही गिव अप एवरीथिंग। गिव अप मतलब उन्होंने त्याग दिया सब कुछ। एंड सेट आउट टू फाइंड रिलीफ फ्रॉम माइजरी। दुख से रिलैक्स पाने के लिए जो है वो निकल पड़े। ही स्पेंड 7 years वॉन्डरिंग। 7 साल तक घूमते रहे। वॉन्डरिंग मतलब घूमना। देन वन डे, एक दिन, ही मेड अ वो टू स्टे पुट अंटिल ही अटेंड एनलाइटमेंट व्हाइल सिटिंग अंडर अ टेक ट्री। अब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक अब वो कहीं भी जाएंगे आएंगे नहीं, एक ही जगह फिक्स हो जाएंगे, बैठे रहेंगे। What perspective on death does Gautam Buddha hold? According to Buddha, the world is a valley of death. बुद्धा का मानना है कि ये तो, और कहा भी जाता है धरती को मृत्यु लोक, यहाँ पर मृत्यु की ही वैली है, घाटी है। मैन कैन रीच एन इमोर्टैलिटी रियलिटी बाय फॉलोइंग अ रूट दैट हैज बीन फ्रीड फ्रॉम ऑल ग्रीड। उन्होंने कहा कि मैन जो है वो कैन रीच एन इमोर्टैलिटी रियलिटी बाय फॉलोइंग अ रूट दैट हैज बीन फ्रीड फ्रॉम ऑल ग्रीड। उसको इससे तभी स्वतंत्रता मिल सकती है जब वो लालच से, लोभ से अलग हो जाएगा, अपने आप को आजाद कर लेगा। एवरीबडी विल डाई। हर कोई खत्म होगा, मरेगा। एनी वन बॉर्न विल इवेंचुअली पास अवे। ये नेचुरली है कि वो मरेगा ही मरेगा, जो भी जन्म लिया है। द एंड इज नियर। लोगों का अंत नजदीक है। मोर्टल्स हैव डिफिकल्ट ब्रीफ एंड पेनफुल एग्जिस्टेंस हियर ऑन अर्थ। और जो मोर्टल्स हैं, यानी जो खत्म होने वाले लोग हैं, या उन सॉरी वो, उनके लिए बहुत ही यहाँ पर एग्जिस्टेंस मतलब रहना काफी तकलीफदायक है और काफी परेशानी भरा है। क्वेश्चंस आंसर्स ऑन द प्रपोजल। प्रपोजल भी, ये भी बढ़िया चैप्टर है, ये भी आपको बताएंगे। लोमोज ट्रू लव वाज नॉट नतालिया। ही येट डिजायर्ड टू टाई द नॉट विद हर। मतलब उससे शादी करना चाहता था, उसके मन में उसके लिए सच्चा प्यार नहीं था, फिर भी उससे शादी करना चाहता था। ड्यू टू एक्सप्लेनेशन फॉर हिज चॉइस। उसकी इस चॉइस के लिए दो एक्सप्लेनेशन दिए। इवन दो लोमो वाजंट इन लव विद नटालिया, ही वाज इंटरेस्टेड इन मैरिंग हर बिकॉज हिज वीक हार्ट एंड स्लीपलेसनेस वर मेकिंग हिम सिक। ही डिजायर्ड अ फ्रेंड हु कुड टेक केयर ऑफ हिम। जो लोमो था, जो एक जमींदार था, वो नटालिया जो एक छोटे जमींदार की बेटी थी, उससे प्यार तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो उससे शादी करना चाहता था, क्योंकि उसके जो वो कमजोर दिल वाला व्यक्ति था, उसको रात में नींद भी नहीं आती थी। इसलिए वो सोचता था कि कोई उसको एक साथी मिल जाएगा, एक पार्टनर मिल जाएगा, फ्रेंड मिल जाएगा, जिससे उसको इन सब तकलीफों से आजादी मिल जाएगी और
हेल्प मिल जाएगी। व्हाट कमेंट्स डिड मेक टुवर्ड्स द गेस्ट, गेस्ट की तरफ से क्या कमेंट कहे गए? स्क्वीजर अकॉर्डिंग टू नटालिया इज बेटर देन गेस लोमोज डॉग, गेस according to Lomos, Lomo is a superior dog to Squeezer. Guess in Natalia, guess in Natalia's opinion had grown old and should be executed. She also asserted that Squeezer was 1,000 times superior to a guess. तो यहाँ पर जो इनके डॉग्स हैं उनसे कंपैरिजन हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो बेहतर है, दूसरा कह रहा है वो बेहतर है। और यहाँ पर ये सारे के सारे जो दो दो क्वेश्चन आंसर थे जो हमने एक्सप्लेन कर लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे जो है डिटेल से चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए इंतजार करिए, सारे एक्सप्लेनेशन आएंगे और बहुत जल्दी हम इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लास लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।